चलो ध्यान दो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हम लोग का जीवन की मौलिक है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी सेल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो सेल का हम लोग कल क्या पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ चुके थे। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान है। तो हम बताए थे प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, ये अल्प विकसित कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है, अल्प विकसित कोशिका होती है। इनमें जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक के ऊपर, केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। पूर्ण विकसित करने मतलब उनके ऊपर क्या होता है, कुछ केंद्रक के ऊपर झिल्ली, भाई सेल के ऊपर नहीं, पूरी कोशिका के ऊपर नहीं हम बोल रहे हैं। हम करें कोशिका के ऊपर झिल्ली, चलो सही है, लेकिन जो केंद्रक होता है उसके ऊपर भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसका मतलब कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण कोशिकांग होते हैं, यानी जो कोशिका के अंग होते हैं, जैसे क्या क्या बताते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बताते हैं, गोल्गी का बॉडी बताते हैं, लाइसोसोम बताते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपरद्रवी जालिका बताते हैं। ये सब कुछ जो महत्वपूर्ण कोशिका अंग होते हैं, ये उसमें नहीं पाए जाते। यह हम कल बता चुके थे। बस इसका एग्जाम्पल हम क्या बताते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम बताते हैं, साइनोबैक्टीरिया, यानी नील हरित शैवाल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उस तरह यूकैरियोटिक कोशिका भी क्या होती है, दो शब्दों से मिलकर बनी। बात समझ रहा है, चाहे सेल बोलो या कोशिका। अब इतना तुम लोग हैबिचुअल हो चुके होगे कि हाँ सेल कोई कोशिका और कोशिका कोई सेल बोलते हैं। बात समझ रहा है, ठीक। तो जो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, यह यूकैरियोटिक क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला यू और दूसरा कैरियोटिक। तो पहले यू का मतलब समझो। यू का मतलब होता है विकसित। यू का मतलब विकसित बोलो या पूर्ण विकसित बोलो। बात समझ रहा है, विकसित बोलो या पूर्ण विकसित। तो यू का मतलब क्या होता है, विकसित। इंग्लिश में यू मतलब क्या होगा, इवॉल्व। क्या हो जाएगा, इवॉल्व। लिखो ना, यू मतलब क्या होगा, इवॉल्व। और कैरियोटिक मतलब हम उस पहले बता देते हैं, कैरियोटिक मतलब क्या होता है, केंद्रक। बात समझ रहा है, उसके ऊपर टांग देते हैं। ठीक, और पर्दा को पीछे रखते हैं। ठीक, तो ध्यान समझो। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है, केंद्रक पूर्ण विकसित होती है। यही समझा यहाँ, केंद्रक कैसे होगी, विकसित। तो विकसित केंद्रक। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कैसे होगी, पूर्ण विकसित होगी। बात समझ रहा है। अब इसका परिभाषा ध्यान समझो। क्या बताओगे कि वे कोशिकाएं जिनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। क्या बोलती है, केंद्रक झिल्ली, यानी कि उसके क्या बोले, केंद्रक कला बोलते। क्या बोलते हैं, केंद्रक कला। फिर समझो, क्या बताओगी, ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक कला से घिरे होते हैं। केंद्रक कला से घिरे होते हैं, यानी मेम्ब्रेन। क्या बताएंगे कि द टाइप ऑफ द सेल इन विच द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। किसके द्वारा बाउंडेड होंगे, मेम्ब्रेन के द्वारा। यानी वे कोशिकाएं जिनके केंद्रक एक मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी केंद्रक कला के द्वारा बंधे रहते हैं या कवर रहते हैं, वो कोशिकाएं क्या कहलाती है, हमारी यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। हाँ, क्या होती है, केंद्र। अच्छा नहीं लिखे क्या, चारों ओर केंद्रक कला। हाँ, केंद्रक कला उपस्थित होती है। क्या होते हैं, केंद्रक कला उपस्थित होते हैं। और तो और समझो, और इनके अंदर जो महत्वपूर्ण कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते थे, वो इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण कोशिकाएं, ये याद है क्या, हम लिखे नहीं, लेकिन तुम लोग अपने समझ लोगे। क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण कोशिकाएं, तो क्या क्या बताओगे, इसमें गोल्गी का बॉडी, ठीक, गोल्गी का है, लाइसोसोम, और क्या बताए थे हम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तो और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। बात समझ आई। एक बार फिर से पूरी परिभाषा को समझो। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों केंद्रक कला उपस्थित होते हैं तथा इनमें महत्वपूर्ण कोशिकांग उपस्थित होते हैं, वे कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। बात समझ रहा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द सेल in which the nucleus are bounded by the membrane and all the important क्या बता है, cell organelles are present in this kind of cell. These cell are known as the eukaryotic cell. इसे क्या बोले हम लोग, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब आगे समझो, इसके बारे में और कुछ पॉइंट समझो। हम लोग जब हम लोग दोनों में अंतर लिखेंगे ना, तो अंतर लिखते समय यह महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होंगे, हमारे लिए जरूरी हो जाएंगे। सबसे पहला क्या बताओगे कि इनमें एक से अधिक गुणसूत्र, यानी कि जिस पेयर गुणसूत्र होते, कितना, 23 पेयर। संख्या बोला तो 46 और पेयर बोला तो 23। बात समझ रहा है। तो इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक से
अधिक गुण से पाए जाते हैं। ठीक, और अगला, इनमें 70S व 80S ये क्या होता है पूरे, तो इनमें 70S व 80S प्रकार के राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। कुछ टाइप के होते हैं, तो 70S तथा 80S टाइप के क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। अगला, ये कोशिकाएं सभी क्या होता होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव यानी जीवित प्राणियों में पाई जाती है। किसको छोड़कर, तो क्या बताते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे लिख देना, साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर, साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर, साइनो छोड़कर समस्त सजीव कोशिका, समस्त सजीव प्राणियों में ये टाइप के क्या होते हैं, सेल यानी कोशिकाएं पाए जाते हैं। बात समझ में आया, किसी को दिक्कत? ठीक है, तो इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होते हैं। केंद्रक के चारों क्या होते हैं, केंद्रक की झिल्ली होती है, जिससे हमें अब बता ऐसे समझो। मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक कोशिका, ये क्या है, कोशिका। तो कोशिका के जो प्रोकैरियोटिक सेल था उनमें केंद्रक के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं थी, तो इसका केंद्रक जो है, इसका केंद्रक कोशिकाओं के अन्य भागों से डायरेक्टली अटैच है। भाई बीच में कोई रुकावट नहीं है, तो डायरेक्टली क्या है, अटैच है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के अन्य भागों द्वारा क्या होता है, सीधा संपर्क रहता है। कैसा रहता है, सीधा संपर्क। बात सुन रहा है। अगला, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल मतलब जो कोशिका होता है, जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों क्या होती है, झिल्ली होती है। क्या होती है, झिल्ली। तो यूकैरियोटिक कोशिका में इसका केंद्रक कोशिका के अन्य भागों द्वारा सीधा संपर्क में नहीं होता है। बात समझ में आई, सीधा संपर्क में होना और न होना समझ में आया। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका केंद्रक कोशिका के अन्य भागों द्वारा सीधा संपर्क में होता है, तथा इसमें केंद्रक के चारों झिल्ली पाई जाती है। तो अगर झिल्ली पाया जाएगा तो उसका केंद्रक कोशिका के अन्य भागों द्वारा सीधा संपर्क में नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आया। तो यह भी तुम यहाँ पर लिख सकते हो। अंतर भी बता रहे कितने अंतर होंगे, तो यहाँ से 4-5 अंतर हम बताएंगे, वो लिख लोगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बात सुनाई, ये पॉइंट समझ में आया दोनों, कोई दिक्कत इसमें? और ये जो पॉइंट समझा इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको लिख लो इसी तरह। देखो ध्यान से, अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ लिए। अब ध्यान समझो, अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, कोशिका के प्रकार में जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे जंतु कोशिका और क्या पढ़ेंगे, पादप कोशिका। तो देखो, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर हम उनके कोशिकांग के आधार पर निर्धारित करेंगे। यानी कि कुछ कोशिका के अंग ऐसे होते हैं जो कि जंतु कोशिका में पाए जाते हैं तथा पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। कुछ कोशिका के अंग जो होते हैं पादप कोशिका में पाए जाते हैं तथा जंतु कोशिका में नहीं पाते। तो उन्हीं अंगों के आधार पर क्या होगा, जंतु कोशिका अलग हो जाएगी और पादप कोशिका अलग हो जाएगी। बात सुना रहा है। और जंतु कोशिका साइज में बड़े होती है, ये सब हम लोग देखेंगे आगे। तो इसमें शब्द आएगा कोशिकांग यानी कोशिका के अंग। तो हम लोग जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका को अभी होल्ड करेंगे। पहले हम लोग उन कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ लेंगे जिनके आधार पर लोगों को दोनों में अंतर निर्धारित करना है। बात सुन रहा है। तो इसलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कोशिका के यानी कोशिकांग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, समझो ध्यान से। जैसे तुम लोग अपने स्कूल में पढ़ते हो, तो तुम्हारे स्कूल में पूरा फंक्शन कराने के लिए तुम्हारे स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर होते होंगे। पास में रहा है। जैसे मैथ को पढ़ाने के लिए एक टीचर आएगा, मैथ पढ़ाएगा। एक सब्जेक्ट है साइंस, जो पढ़ाने के लिए अलग टीचर आएगा। हाँ, ठीक। तो मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए मैथ के अलग से टीचर होते हैं। एक सब्जेक्ट अलग है साइंस को पढ़ाने के लिए अलग से टीचर आएंगे। हिंदी को पढ़ाने के लिए अलग से टीचर आएंगे। फिर इसके बाद तुम्हारा है ड्राइंग है, और भी कई सब्जेक्ट हैं। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग से टीचर आते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में कई प्रोसेस होते हैं। कई क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन होता है, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, और क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है यानी भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन का पचाना, उसका निष्कर्षण करना। तो सांस, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। ये सब कई लाइफ प्रोसेस होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को कोई एक ही व्यक्ति नहीं हैंडल करता है। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर एक ही कोशिका हैंडल नहीं करता है। अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए कोशिका के अंदर अलग अलग क्या होते हैं, अंग होते हैं। एक अंग निर्धारित होता है, ये काम वही करेगा। बात सुन रहा है। तो कोशिका के अंदर पूरा एक क्या होता है,
कई अंगों का समूह रहता है जो मिल के पूरे लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यानी एक अंग अपना अलग काम करेगा, एक अंग अलग काम करेगा, एक अंग, अच्छा इतना मत समझना कि अंग बड़े बड़े अंग मिलकर कोशिका का निर्धारण कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, नहीं, छोटे छोटे ही होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और क्या करते हैं, एक अपना उनका एक फिक्स फंक्शन है। ये काम ये मैथ ही पढ़ाएंगे, ये बस साइंस ही पढ़ाएंगे, ये बस SST ही पढ़ाएंगे। इसी तरह क्या होगा, उन कोशिकाओं का एक फिक्स काम रहेगा, एक बस सांस लेने में मदद करेगा, एक बस क्या करेगा, भोजन पचाने में मदद करेगा, एक क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर जितने वेस्ट मटेरियल उनको निकालने काम करेगा। बात समझ रहा है, ये उनका अलग अलग फंक्शन अलग अलग व्यक्ति काम करता है। तो वही जो अंग क्या कर रहे हैं, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं यानी कंप्लीट करने में मदद कर रहे हैं, वही एक एक अंग क्या कहलाएंगे, कोशिका के यानी कोशिकांग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोशिका। बात समझ आया? तो क्या बताओगे, कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए एक विशेष अंग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिकांग। ये कोशिका के अंदर ही उपस्थित रहते हैं। बात समझ आया? ठीक। अभी हम लोगों ने कोशिका इतनी छोटी होती है, कोशिका के अंदर भी कोशिकांग, सोचो वो कितने छोटे होंगे। बात समझ रहा है? इसी बोलते हैं भगवान की बनाई हुई रचना। बात समझ रहा है? कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं और मिलके कितने बड़े बॉडी को हमारे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। बात समझ रहा है? हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। सोचो, दिमाग से लेकर किडनी, फेफड़ा, लीवर, हमारा स्किन, सारी चीजें किससे बनी है, कोशिका। हमारा हार्ट भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इतनी चीजें, मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन है ये, अब ध्यान समझते हो। तो विशेष अंग से बने जिन्हें क्या बोलते हैं, कोशिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं? अब देखो, अगर हम इतना बड़ा सा कोशिका बना लें, कहाँ बना है, कहीं जगह ही नहीं है। मान लेते हैं, चलो इमेजिन करो, मान लेते हैं हमारे पास इतना बड़ा सा फुटबॉल है, ठीक, मान लेते फुटबॉल है, इतना बड़ा सा सेल है, इतना बड़ा सा क्या है, कोशिका। तो हमें पता है इसका न्यूक्लियस कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। तो नीचे से हम लोग बाहर नहीं चल रहे हैं, हम लोग बाहर से अंदर जा रहे हैं। तो बाहर जब कोशिका से अंदर जाएंगे तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा हमें, उसका बाहरी लेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? तो हम लोग कोशिका से बाहर की ओर जब प्रवेश करें, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करें, सबसे पहले कौन मिलेगा, बाहरी आवरण। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। इंग्लिश से क्या बोलेंगे इसे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ रहे? तो हम लोग बाहर से अंदर की ओर गति कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या पकड़ेंगे हम लोग, किससे हम लोग का भेंट मुलाकात होगा, हाँ भाई, दरबान से मुलाकात होगा। जैसे कहीं जाते हो, कहीं होटल में जाओ, सबसे पहले कौन मिलता है, दरबान है, ऐसे दूर त्रिशूल लेके खड़ा रहता है। अब पहले पूछता है कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या काम है, टाइम लिखिए। ये दुनिया भर का पंचायत नहीं। कहीं अगर जाओ तो लेके त्रिशूल खड़ा रहेगा, क्या हुआ, क्या काम है, किससे मिलना है, कुछ जरूरी काम है, नाम बताइए, काम बताइए। इसी तरह तो कोशिका के अंदर भेंट करने जाओ, सबसे पहले कौन मिलेगा, कोशिका कला। पहले सवाल जवाब करेगा, क्या काम है, अंदर जाना है, देखेगा परमिशन है कि नहीं इसको, पहले कौन, कोशिका कला। बात में तो समझेगा तो समझना चाहिए, ठीक है। तो क्या बताओगे, यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। क्या होता है, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो हमारा सबसे बाहरी आवरण क्या हो गया, कपड़ा। फिर उसके बाद ये हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण स्किन, ठीक। ये हमारा घर बना हुआ है तो सबसे बाहरी आवरण क्या हो गया, दीवार, ठीक। इसी तरह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या हो गया, कोशिका कला, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बात समझ रहा है, कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जैसे हम लोग कभी सामान लेने जाते हैं तो मजे का सामान ले, धनिया, मिर्चा, अदरक, लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर, मजे के लिए तो झिल्ली नहीं लेते, पन्नी, उसी तरह झिल्ली है। इसमें मजे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बाहरी आवरण से क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिकाओं को रखने वाला झिल्ली, कोशिका झिल्ली, या इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत, बात आगे बढ़े, आगे समझते हैं, ध्यान से समझते, ठीक। यह झिल्ली होती है, यही झिल्ली यानी दरबान, झिल्ली मतलब दरबान। यह झिल्ली कुछ पदार्थों को आर पार आने का क्या, आने जाने देती है। यह जो झिल्ली है, खड़ी है, क्या होता है, सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका के सबसे ऊपर खड़ी है, और ये झिल्ली क्या करती है, कुछ ही लोगों को बाहर से अंदर आने देती है और अंदर से बाहर जाने, सबको परमिशन नहीं देती है, बस कुछ पदार्थ। अच्छा अरे आप तो परिचित है, अंदर आ जाइए, अरे आप बाहर चले, आप अंदर बाहर चले जाइए। तो कुछ ही पदार्थों को अब बाहर से अंदर आने देती है और अंदर से बाहर, सभी पदार्थों को अनुमति नहीं। इन्हें के मुंह उठा के चले गए, चले कोशिका घूमने, मारेगा बड़ी मार, अंदर आने जाने नहीं देगा। कौन, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। यह कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ ही पदार्थों को बाहर,
सभी को परमिशन नहीं है। तो यह झिल्ली कुछ पदार्थों को आर पार आने तथा जाने देते तथा अन्य पदार्थों को आने से रोकती है। क्या करती है? तुरंत रोकती है। रुको, ये अंदर जाना नहीं है। और बाहर वाले, तुम कहाँ, बाहर जाना नहीं है। जो तुम्हारे स्कूल में जो गार्ड, दाई या गार्ड होते हैं, वो टीचर, अच्छा अरे सर जी आप जा रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, अब जाइए, बाहर जाइए, बाहर से अंदर आ जाइए। लेकिन तुम बस्ता उठा के चले जाओ छुट्टी से पहले, तो कहाँ, बाहर जाना नहीं है। अब बाहर आ गए तो अंदर जाना नहीं है। वो रोकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ से टीचर को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने देते हैं। प्रिंसिपल सर को रोक लिए तब पता चला कहाँ, प्रिंसिपल सर को तो नौकरी से निकाल देंगे। तो इस तरह कुछ पदार्थों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने देती हैं, ठीक, और कुछ पदार्थों को अंदर बाहर करने से रोकती हैं। अतः इसीलिए ये पहचान के रोक रहा है जी। ये देख रहा है, अच्छा परिचित है तो आ जाओ या चले जाओ, और कुछ लोगों को नहीं जाए तो पहचान रहा है, वर्णनात्मक कर रहा है। क्या कर रहा है? वर्णनात्मक, आर पार जाने का, पार गम्य, गम मतलब आना जाना, ठीक है। तो ये वर्णनात्मक कर रहा है, यानी पहचान के कह रहा है कि पार जाइए कि नहीं जाइए। तो वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली, पहचान के पार जाने दे रहा है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्या लिखा है अभी इंग्लिश में? क्या लिखा है? हाँ, परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसे लिखा है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यानी और लिखा है, हाँ, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बात समझ रहा है? यानी सेलेक्ट करता है कि जाना है कि नहीं, और फिर उसके बाद परमिशन करता है, उसके बाद आने जाने देगा। तो इसे बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि यह पहचान के लोगों को बाहर और अंदर आने जाने दे रहा है, ठीक है। तो पदार्थों को रोकते तथा इसे क्या बोलते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली करते हैं, क्योंकि पहचान के आने जाने दे रहा है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आगे समझो। अब देखते हैं बना किसका होता है, यह किसका बना होता है। तो यह जो होता है ना, यह जो बाहरी झिल्ली होती है, जैसे बलून में तुम पानी भर दो, हवा नहीं, पानी भर दो, तो उसको रखो तो इसे लचर पचर नहीं करता, ऐसे करके कैसे कर दो, ऐसे करके इसे डगराता रहेगा, पानी भर के रख दो। तो इसी तरह यह भी क्या होता है? एकदम लचर पचर होता है, लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली। भाई अंदर इसी तरह भरा, अभी देखेंगे हम लोग क्या होता है, अंदर द्रव भरा होता है, वो हम लोग समझेंगे। लेकिन क्या होता है, ये कैसी होती है? लचीली। इसका बाहरी आवरण क्या होता है? एकदम लचीला होता है, कि किधरों लचर पचर हो जाए। तो बाहरी आवरण कैसा होता है? लचीला होता है। यह कुछ कार्बनिक पदार्थ से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। एमसीक्यू में कई बार आके बन चुका है कि कोशिका कला निम्नलिखित में से किस पदार्थों की बनी है? तो कार्बनिक पदार्थ की बनी है। किसकी बनी है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। किससे बनेंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और पूछ देगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन है? तो लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन। एग्जाम में दोनों आ सकता है कि कौन से पदार्थ होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में कौन होता है तो बताओगे? लिपिड तथा प्रोटीन। लिपिड एंड प्रोटीन। यहाँ तक किसी को समस्या है? इसको लिख लिए, इसको लिख लो फटाफट एकदम।